Hello dear students, BSc part first. अपना जो पेपर चल रहा है पेपर फर्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें अपना ये लेक्चर चल रहा है लेक्चर 6। अच्छा, तब तक अपने क्या पढ़ा था? सेट्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स के कुछ सेट्स थे उनके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने समुच्चयों पर लगने वाली जो संक्रियाएं हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, उनके बारे में पढ़ा। उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई भी किया, ठीक है ना। फिर अपन ना चल रहा था गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी किया कराया था, गणितीय आगमन सिद्धांत। इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवा दिया था, वो 3-4 पर एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक कथन दिया हुआ होता है, ठीक है ना। कथन दिया हुआ होता है, उस कथन को अपन मान लेते हैं Pn, उसको नाम दे दिया Pn। Pn ये कथन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए सत्य होगा। कब होगा? इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? नंबर 1, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कथन Pn है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य होना चाहिए। आवाज़ तो आज अच्छे से आ रही होगी आप लोगों को। हाँ, एक कमेंट हो रहा था कि जो अपना BSc B.Ed है उसके अंदर जो सिलेबस है वो क्या कम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सिलेबस सेम है। BSc का जो सिलेबस है वो ही एज इट इज़ BSc B.Ed का है। तो ये वीडियो BSc वाले बच्चों के लिए भी है और BSc B.Ed वाले बच्चों के लिए भी है। ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है। यदि ये n बराबर 1 के लिए सत्य नहीं है तो कथन अपना वहीं पर फॉल्स हो जाएगा, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया होगा जो। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना पड़ेगा, कथन Pn को n बराबर m के लिए सत्य मानना पड़ेगा। कथन को n बराबर m के लिए आपको सत्य मानना है। फिर इसका यूज करते हुए आपको कथन को n बराबर m+1 के लिए सत्य बताना है। ठीक है, ये 3 स्टेप है गणितीय आगमन सिद्धांत के अंदर। और यहाँ से मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 नंबर का। बिल्कुल सिंपल सा होता है, आप पढ़ के भी आए हुए होते हैं इन चीज़ों को, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है गणितीय आगमन सिद्धांत, तो शायद 8वीं 9वीं से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो वही चीज़ें हैं, चलो करते हैं इनको। जो क्वेश्चन है उनको करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। चलो, कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था 2nd नंबर का, किसी का भी कमेंट नहीं आया कि सर हो गया या फिर नहीं हुआ। आप लोग करते ही नहीं हो क्वेश्चंस को, कब करोगे भाई? आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। आपके एग्ज़ाम मार्च में नहीं होंगी तो अप्रैल मई में ही हो जाएंगी, लेकिन होंगी आपके एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि
पिछली बार की तरह सभी लोग प्रमोट हो जाएंगे। खैर आप लोग तो नहीं हुए, आप लोगों ने तो 12th की एग्ज़ाम दिए थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला कि सर प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और फर्स्ट ईयर के अंदर ध्यान देना। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जो आपके पेपर 3 होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, 3 पेपर होते हैं आप लोगों के बीएससी के अंदर। ये मैथ के मान लेते हैं, मैथ के पेपर है, ठीक है ना। तो आपके तीनों पेपरों में टोटल कितने होते हैं, कितने नंबर का होता है, 120 नंबर के होते हैं। 40 नंबर का एक पेपर होता है, ऐसे करके 120 नंबर का होता है। तो आपको पास होने के लिए जितने चाहिए नंबर, तो मान लो आपको यहाँ पर चाहिए 36% चाहिए ना आप लोगों को पास होने के लिए, तो इसका 36% निकाल करके आप जो नंबर आएंगे वो नंबर इन तीनों पेपरों के टोटल के बराबर होना चाहिए। मान लो आपके इसमें आगे 5, इसमें आगे 15, इसमें आगे 20, ठीक है, 20 मान लो या फिर 25 मान लो। तो इन तीनों का जो टोटल है वो यदि 36% के बराबर हुआ तो आपके तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे, चाहे किसी में कम नंबर हो या फिर ज़्यादा हो। यदि आपका टोटल कम हुआ 36% से कम, 36% से कम हुआ, तो जितने नंबर इसमें चाहिए कम, इसमें कम से कम जितने नंबर चाहिए उतने नहीं आए तो उसमें बैक हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों का मान लो आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ से अच्छे नंबर ला सकते हो, समझ गए बात को। तो इसको अच्छे से पढ़ो, ये पेपर आपका स्कोरिंग है, यहाँ से आप अच्छे नंबर कलेक्ट कर सकते हो। ये बात जो बताइए वो समझ में तो आ गई ना। मतलब टोटल का आपको 36% चाहिए पास होने के लिए, और तीनों पेपर का टोटल होना चाहिए 36%, तब तो आपके तीनों पेपर पास हो जाएंगे। भले ही आप 36% कोई भी 2 पेपर में ले आओ, एक पेपर में 0 नंबर लेके आओ, तब भी आपका ये 0 नंबर वाला पेपर भी पास हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अपना जो चल रहा है आगे वो है एग्जाम्पल नंबर 2, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। समझ तो आ रही है राइटिंग? आप लोग कमेंट नहीं करते, सबसे बेकार बात आप लोगों की ये है कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है तो लाइक करो, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वापस बताओ, मैं वापस बताऊंगा उसको, ठीक है ना। हाँ जी, इसका प्रूफ देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल तो लिखिए। जो आपका स्टेटमेंट है उसको अपन मान लेते हैं माना, प्रूफ में ही चलते हैं, चलो डायरेक्ट Pn मान लेते हैं अपन इसको। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मान लेते हैं Pn, कथन Pn। ये आपका दिया हुआ है 1.3, 1/1.3 है, 1.3 नहीं है, 1/3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9, ऐसे ये चलता गया और लास्ट तक ये चला, एन टर्म्स तक ये चला। क्या चला? 1/2n - 1, 2n + 1, और इनका जो सबका एडिशन है, इन एन टर्म्स का जो एडिशन है
वो बराबर होता है n/2n+1, n/2n+1 के बराबर। ये स्टेटमेंट समझ में आया सभी के? स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि आप फर्स्ट दो टर्म्स का ऐड करते हो तो इसके अंदर आप n/2 रखो, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप n/2 यहाँ पर रखिए, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करेंगे कि ये जो आपको कथन दिया हुआ है कि इन सभी टर्म्स का जो एडिशन होता है, योग होता है, वो इस टर्म के बराबर होता है प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए। प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए n की कोई भी धन पूर्णांक क्या होता है बताइए भाई? मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है n बिलोंग्स टू z प्लस का मतलब 1 2 3 4 5, या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हो। n बिलोंग्स टू z माइनस होता तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हैं? -1 -2 -3। अच्छा, जीरो क्यों नहीं लिया? जीरो क्या कहता है, मैं ना नेगेटिव के साथ हूँ ना नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हूँ, मैं अपना जो स्वामित्व है वो अपना खुद रखती हूँ, ठीक है ना। तो वो ना जी प्लस के साथ में आती है, वो ना ही नेगेटिव के साथ में आती है। ये बात समझ में आ गई? गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये कथन सत्य होगा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए। कब सत्य होगा? जब हम वो 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, कथन Pn n=1 के लिए, n=1 के लिए अपन चेक करते हैं। देखिए 1 के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म और इधर n=1 यहाँ पर रखिए, दोनों बराबर आनी चाहिए। तो रखो भाई 1.3, इसका जो सॉल्यूशन होगा RHS में n=1 रखो और उसको सोल्व करो, उसके बराबर आता है या फिर नहीं आता। बराबर n या फिर 1/2 × 1 + 1। अच्छा, इसको सॉल्व करो 1/3, इसको सॉल्व करो अगेन 2 + 1 3, मतलब LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, n=1 के लिए, n=1 के लिए LHS है वो बराबर है RHS के। अतः दिया गया कथन n=1 के लिए सत्य है। यह आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। अब देखिए सेकंड जो कंडीशन है वो क्या करते हैं अपन, इस कथन को n=m के लिए सत्य मान लेते हैं। माना दिया गया कथन Pn n=1 के लिए सत्य है, यह आपने मान लिया। n=m के लिए सत्य है, n=m के लिए सत्य है, यह आपने मान लिया। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, n की जगह क्या रखोगे, m रखो भाई, m रखो। तो 1.3 + 1/3.5 + 1/5.7 प्लस ऐसे ही चलता गया, इधर आ गया 1/2m - 1 × 2m + 1, ये हो गया। RHS के अंदर देखो, ये n की जगह अपन ने रख दिया m, 2m + 1। कुछ नहीं किया अपन ने, n की जगह क्या रखा है, m रखा है। यहाँ पर n है तो n की जगह m रख दिया, बस। अब ये तो आपने मान लिया कि ये क्या है, सत्य है। तो आप इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है। अब अपन क्या सिद्ध करेंगे कि कथन है पी एन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है। अब हमें सिद्ध करना है कि कथन पी एन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है। यह आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कथन के अंदर जो आपका कथन है पी एन, उसमें रखो एन बराबर एम प्लस वन, और आप देखोगे कि यदि एल एच एस बराबर आर एच एस हुआ एम प्लस वन के लिए तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो रखो भाई एन की जगह एम प्लस वन, तो यहाँ से 1.3 प्लस 3.5 प्लस 1/5.7 प्लस ये चलता गया। ठीक है। अब ये कौन सी टर्म है यहाँ पर, पहली, दूसरी, तीसरी। अब अपन लिख रहे हैं एम वी टर्म। कौन सी टर्म, एम वी टर्म। ये एन वी टर्म है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे एम वी टर्म। एम वी टर्म कौन सी आ जाएगी, इसकी जगह एम रख दो। ये एन वी है, एन वी की जगह अपन ला रहे हैं यहाँ पर एम वी टर्म, तो एन की जगह अपन रख देते हैं एम। तो क्या आ जाएगा 1/2m माइनस 1 2m प्लस 1। ये क्लियर है यहाँ तक। ये अपनी कौन सी हो गई, एम वी टर्म। लेकिन अपन को क्या चाहिए, ये कथन किसके लिए सिद्ध करना है, एम प्लस वन के लिए। तो अब क्या करेंगे अपन, एम प्लस वन वी टर्म यहाँ पर लिखेंगे। एम प्लस वन वी टर्म आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर एम की जगह यदि आपने एम प्लस वन रख दिया तो आपकी टर्म आ जाएगी एम प्लस वन वी टर्म। तो यहाँ से रखिए 1/2। देखिए अपन यहाँ पर 2m माइनस वन है, ये यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती यहीं पर होती है। m की जगह अपन रखते हैं m प्लस वन, तो क्या करते हैं 2m प्लस वन माइनस वन कर देते हैं। ये रख दिया भाई m की जगह m प्लस वन, और ये हो गया। इससे इसको काट देते हैं, बच गया आपके पास क्या 2m, जो कि बिल्कुल गलत है। अपन क्या करते हैं m की जगह रखते हैं m प्लस वन, तो 2 एज इट इज। m की जगह रखा अपन ने m प्लस वन, अगेन माइनस वन। इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है 2m प्लस 2 माइनस वन, तो क्या हो गया 2m प्लस वन। ये आता है ना। तो रखिए यहाँ पर। देखिए ऐसी बात नहीं है आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आती, आती है, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आती, तो सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ता है। तो ये हो गया 2m प्लस 2 माइनस वन, क्या हो जाएगा प्लस वन। इधर 2m प्लस 2 प्लस वन, क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 इक्वल्स टू। अब देखिए RHS के अंदर m की जगह क्या रखते हैं m प्लस वन, तो ये हो गया अब m प्लस वन अपॉन 2m प्लस क्या आ जाएगा 2m प्लस 2 प्लस 1 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। क्या दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपन को ये कथन को सत्य बताना है। ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई है ये सत्य कैसे होगी, जब ये LHS बराबर हो जाए RHS के, तो ये क्लियरली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप सबसे पहले तो LHS पार्ट लीजिए इसका। LHS, ये आपने LHS ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया 1.3,
देखो एग्ज़ाम के अंदर जो लिखने का तरीका होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ऐसा लिखिए कि वो टीचर को भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि कोई स्टेप कहाँ से उठा करके कहीं पटक दी, कहीं से कहीं डायरेक्ट उत्तर लेके आ गए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना। 1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस ये चलते गए 1/2m-1 2m+1 प्लस 1/2m+1 2m+3। ये हो गया इसका RHS पार्ट। LHS पार्ट, LHS पार्ट को सॉल्व करते हुए यदि आप RHS पार्ट लेके आ जाते हो तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका जो ये जो स्टेटमेंट है, ये इक्वेशन है, इसका जो LHS पार्ट बराबर हो जाएगा RHS के। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ से आप इक्वेशन यूज कीजिए फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से आपको पता है कि यहाँ से और m तक की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, m/2m+1 सभी को पता है। तो ये लिख दीजिए। यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यूज़ हैं वो है m/2m+1, लिख दीजिए m/2m+1 प्लस इधर क्या है 1/2m+1 2m+3। क्या किया है अपन ने, कुछ नहीं किया, ये बराबर में चल रहा है, c के बराबर में ये चल रहा है। ठीक है ना। अपन ने अब तक कुछ नहीं किया है। ये जो आपने LHS लिया था, LHS पार्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ से और m टर्म तक सभी टर्म ये रही, और इन सब का जो एडिशन है, टोटल है, वो आपने मान रखा है कि m/2m+1 है। यह आपने मान रखा है। तो इसी को अपन ने यहाँ पर पुट किया है और ये अपने पास निकल के आया है। अच्छा, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अब यदि आपके पास ये आ गया तो आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, LCM ले लेते हैं इसका। LCM क्या आ जाएगा, 2m+1.2m+3। इधर भी 2m+1 कॉमन है तो अपन LCM ले सकते हैं इसका। 2m+1.2m+3, ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से आपके पास इसको डिवाइड किया तो क्या बचा आपके पास 2m+3। इस टर्म का आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर आपके पास बचेगा 2m+3, इसको मल्टीप्लाई करना है m के साथ में। 2m+3 को m के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2m² प्लस 3m, और इधर से क्या आ जाएगा 2m+1। ये आ गया, यही आ रहा है ना, नहीं इधर तो 1 आएगा। इस टर्म को इससे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा आपका 1। इसको और सॉल्व करके देखो। ऊपर लिख देते हैं, ये उतार लेना भाई। यहाँ से अब आप क्या करते हो, इसका फैक्टर कर दो। 2m² प्लस 2m+1m प्लस 1 अपॉन 2m+1.2m+3, ये हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, m कॉमन लेना है, m आ गया तो इधर आ गया 2m+
2m कॉमन लेना है, तो इधर आ गया m प्लस 1 और इधर से 1 कॉमन लिया तो m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 2m प्लस 3। देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हो, इतनी चीज़ें तो आप समझते हो। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 2m प्लस 1 m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, ये एज इट इज 2m प्लस 3। यहाँ से m प्लस 1 से m प्लस 1, 2m प्लस 1 से 2m प्लस 1 कैंसिल आउट, और आपके पास जो बच के आया वो क्या आया, आवाज़ तो प्रॉपर आ रही होगी सभी को। आपके पास जो बच के आया वो है, इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बचा m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 3। अच्छा, अब देखिए क्या आप ये RHS के बराबर ला चुके हो? RHS ये देख लो, m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 3, ये भी m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 3। अतः आप कह सकते हो इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। इसका जो इस इक्वेशन का जो LHS पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, वो राइट हैंड साइड पार्ट के बराबर है। ये ठीक है, ये उतार लो। LHS बराबर RHS है, तो इससे अपन इम्प्लाइज लगा करके क्या लिख सकते हैं कि अतः कथन PN n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। अपनी तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये कथन Pn प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। अतः लिख लीजिए कथन Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है। यह आपका हो गया क्वेश्चन। ये एग्जाम के अंदर आता भी है, 4 नंबर का इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो इसको उतार लीजिए फटाफट। मार्कर को भी दवाई पिलानी पड़ती है सुबह शाम, जब ये काम करता है। उतार लिया। देखिए साथ के साथ इनको उतारते चलें और आप लोग भी प्रैक्टिस करते चलें। मुझे कमेंट में बताएं कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन कराना है। आप लोग नहीं बताओगे तो मुझको तो सारे कराने पड़ेंगे, और सारे कराएंगे तो इतना टाइम है नहीं। तो आप लोग बताइए कौन से क्वेश्चन कराना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कराना है। समझ रहे हो ना बात को?
मिटाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दो क्लास और कराएंगे ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाली, गणितीय आगमन सिद्धांत को, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन है आपके, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं होता वो आपको कमेंट के अंदर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल भी अच्छा है। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक जो कि ग्रेटर देन है 2 से के लिए 64 से विभाज्य है। 64 से विभाज्य है। बुक्स तो आपके पास सबके पास होगी, या फिर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है? लिख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। एग्जाम्पल 3, थर्ड एग्जाम्पल है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि कथन है आपका 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए 64 से विभाज्य है। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन है, ये कथन दिया हुआ है। इसके अंदर यदि आप n बराबर 2 या फिर 2 से अधिक कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखते हो तो ये जो आपका इसको आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद ये 64 से विभाजित होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ कैसे करोगे? अच्छा एक बात और, कोई भी नंबर है वो 64 से विभाजित कब होता है? कोई भी नंबर है, मान लो लैम्बडा ले लिया आपने, ये लैम्बडा 64 से विभाजित होगा यदि इसके फैक्टर के अंदर 64 हो। फैक्टर के अंदर यदि 64 है, मतलब मल्टीपल के अंदर 64 है, तो आप इसको क्या बता सकते हो कि ये जो नंबर है आपका ये 64 से डिविजिबल है, विभाज्य है। अच्छा इसको प्रूफ करते हैं। चलो सबसे पहले तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले तो आपने माना Pn कोई एक कथन है, और कथन क्या है? 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1। सही है क्या क्वेश्चन? हाँ, 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए 64 से विभाज्य है। अब देखिए, अपनी जो फर्स्ट कंडीशन थी गणितीय आगमन सिद्धांत के अंदर क्या थी कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा यदि ये n बराबर 1 के लिए सत्य हो। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि ये n बराबर 1 के लिए सत्य नहीं है, n बराबर 2 से यहाँ पे इसको स्टार्ट कीजिए।
n बराबर 2 से आप लोग इसको स्टार्ट कीजिए, n बराबर 2 से स्टार्ट करिए। तो फिर n बराबर 2 के लिए आप चेक कर लीजिए, मतलब जिस पूर्णांक से आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन कथन, उसी को आपको चेक करना है फर्स्ट। तो अपन देखते हैं क्या कथन n बराबर 2 के लिए सत्य है। कथन Pn n बराबर 2 के लिए देखिए भाई, 9 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। 81 माइनस 16 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 64। अब बताइए 64 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? बिल्कुल है। 64 का आप 64 में भाग दीजिए, क्या आएगा? 1। ये तो आप लोग जानते हो। इसका मतलब 64 है वो 64 से विभाज्य है। तो आप लिख सकते हो जो कि 64 से विभाज्य है। अच्छा, राइटिंग तो समझ में आ रही है सभी को? अतः कथन Pn n बराबर 2 के लिए, जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए अपन चेक करते हैं। n बराबर 2 के लिए क्या है? सत्य है। चलिए भाई, ये ठीक है, सत्य है तो कोई बात नहीं। नंबर सेकंड, अपन क्या करते हैं, कथन को n बराबर m के लिए सत्य मान लेते हैं। अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, यह आपने मान लिया। n बराबर m के लिए सत्य है, इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर n की जगह m रखिए और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वो 64 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब इसमें n की जगह m रखिए सबसे पहले तो 9 की पावर m माइनस 8m माइनस 1, ये बराबर किसके होने चाहिए? एक ऐसे नंबर के जो 64 से विभाजित हो। यदि आप इसको 64 लैम्बडा करते हो, 64 डॉट लैम्बडा। अब देखिए, आप अपने तो ये माना है कि ये कथन है, ये जो स्टेटमेंट है ये 64 से विभाजित है, ये आपने मान लिया। ये विभाजित कब होगा? जब आप इसको 64 डॉट लैम्बडा की फॉर्म में लिखो। अब देखो 64 डॉट लैम्बडा है ना, इसको आप 64 से विभाजित करोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्बडा इंटू 64 लैम्बडा, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा लैम्बडा, तो 64 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ये बताइए मुझे। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये 64 से डिवाइड होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अपन ने मान लिया कि ये 64 से विभाजित है। 64 से विभाजित कब होगा? जब इसका जो सॉल्यूशन है वो 64 के मल्टीपल में आए। समझ गए? 64 के मल्टीपल में आए या फिर फैक्टराइज की फॉर्म में आए, 64 के फैक्टर की फॉर्म में आए, ये आपने मान लिया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। 64 डॉट लैम्बडा है, या फिर आप लिख सकते हो 64 लैम्बडा। अब हमें सिद्ध करना है कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई,
n बराबर m+1 रख दीजिए। n बराबर क्या रखना है आपको, m+1। यहाँ पर रखिए आप 9 की पावर m+1 माइनस 8 m+1 -1। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 64 के मल्टीपल के रूप में होगा। 64 के मल्टीपल के रूप में होगा तो ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये जो आपको दिया हुआ है कथन, ये 64 से विभाजित होगा। तो यहाँ से आप क्या करते हो, इसको सबसे पहले तो सोल्व करो। सोल्व करने पर क्या आता है, 9 की पावर m डॉट m 9 की पावर 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये जुड़ी हुई हैं, इसी को इस फॉर्म के अंदर अपन ने लिख दिया। -8m -8 -1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट है, या तो आप लोग इसको इस फॉर्म में बनाओ, इस फॉर्म के अंदर, या फिर इसका पक्षांतरण करके इधर लेके आओ, इस टर्म का इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 64 लैम्बडा प्लस 8m प्लस 1, ये इधर आ जाएगा। आपके पास जो बचेगा इधर 9 की पावर m बचेगा, और 9 की पावर m की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो ना, तो रख दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से 9 की पावर m की वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा 64 लैम्बडा, 8m है, इधर आएगा तो प्लस 8m, 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, ये हो गया। आपका जो कॉमन है वो है यहाँ पर 9 माइनस 8m, इसको एज इट इज उतार लीजिए, -8 और -1 -9। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या 64 कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहाँ से 9 इंटू 64 लैम्बडा प्लस 72 m प्लस 9 माइनस 8m माइनस 9। आप देखते हो -9 से +9 कैंसिल, ठीक है ना। 72m में से 8m को निकालोगे तो कितना बचेगा, 64m। 9 इंटू 64 लैम्बडा प्लस ये हो गया 64m। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए ये हो गया, अपन ने 64 को कॉमन ले लिया, 9 इंटू लैम्बडा प्लस m। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है नहीं। अब देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी पूर्णांक है, लैम्बडा आपने क्या बना है, इसको जब आप सोल्व करते हो, यहाँ पर कोई भी डिवाइड में नंबर नहीं है, इसका मतलब इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। m यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको सबसे पहले दिया हुआ है, और 1 भी पूर्णांक है, मतलब जो ये यहाँ पर आएंगे वैल्यूज, ये वैल्यू आएगी, चाहे नेगेटिव में आए या फिर पॉजिटिव में आएगी क्या, एक पूर्णांक। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है ना। अब देखिए m एक पूर्णांक है, लैम्बडा एक पूर्णांक है, 9 एक पूर्णांक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये जो टर्म है वो 64 से विभाज्य है, विभाज्य होगी ना। क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ पर कोई भी डिवाइड में टर्म नहीं है,
तो आप लिख सकते हो यहाँ से इसको कोई दूसरे नंबर मान लेते हैं। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका एक दूसरा नंबर आया, मान लेते हैं उसको म्यू मान लो या फिर कोई और मान लेते हैं। इसको आप 64, इस टर्म को आप मान लेते हो, मान लो म्यू। और यहाँ पर म्यू है एक धनात्मक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, धनात्मक या ऋणात्मक वाली बात नहीं कर रहे, एक पूर्णांक है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, अतः कथन n बराबर m+1 के लिए 64 से विभाज्य है। तो लिख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल सही है। यहाँ से लिख सकते हो आप, अतः कथन Pn, या फिर इसके बाद आपको लिखना है जो कि 64 से विभाज्य है, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। ठीक है ना? इसके बाद आप एक लाइन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अतः कथन Pn 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या है, 64 से विभाज्य है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है। ये उतार लो फटाफट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। ऐसा एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो इसको कर लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए
प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n की पावर 7/7 n की पावर 7/7 प्लस n की पावर 5/5 प्लस 2/3 n क्यूब माइनस n/105 एक पूर्णांक है। अच्छा, ये जो अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अंदर आप कोई भी पूर्णांक रखो, कोई भी आपकी इच्छा हो जो वो पूर्णांक रखो। रखने के बाद अब जब इसको सॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? यहाँ पर n की वैल्यू आपकी मर्जी जो रखो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक। प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए इसको जब आप सॉल्व करते हो तो एक पूर्णांक नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रेशनल नंबर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा, आएगा एक पूर्णांक नंबर ही। इसको प्रूव करते हैं। चलिए, ऐसा आपका क्वेश्चन भी है एक ऐसा, वो आपको खुद करना है, उसको मैं नहीं कराऊंगा, एक ये करा रहा हूँ प्रूफ। माना ये जो कथन दिया हुआ है उसको अपन ने मान लिया Pn n की पावर 7/7 प्लस n की पावर 5/5 प्लस 2/3 n क्यूब माइनस n/105। ये एक पूर्णांक है। ये आपने मान लिया कि क्या ये कथन है। अब ये कथन सत्य कब होगा, जब ये वही तीनों कंडीशन को फॉलो करे। तीन कंडीशन कौन सी है, n=1 के लिए, n=m के लिए आप मानते हो, फिर आप ये दिखाते हो कि कथन n=m+1 के लिए सत्य है। ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो आप कह देते हो कि ये कथन Pn है वो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। कथन Pn n=1 के लिए, n=1 के लिए देखिए, इसमें आप n की जगह 1 रखिए और उसको सोल्व कीजिए, देखिए कि क्या एक पूर्णांक आता है या फिर नहीं आता। तो n की जगह 1 रखा, 1 की पावर 7 इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1 की पावर 5 इक्वल्स टू 1/5 2/3 n की पावर 1 की पावर 3 1 ही होता है माइनस 1/105। इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, लगाई दिमाग, क्या आएगा, देखिए 7 भी इससे डिवाइड है, 7 का इसमें भाग जा सकता है, इसका भी जा सकता है और इसका भी जा सकता है। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा यहाँ पर 105, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ से 7 को डिवाइड कीजिए, 7 का भाग दीजिए 105 में, क्या आएगा, +15 + 21
प्लस, अच्छा 35 जा 33, 35 जा 3, 105 होता है क्या? इसका दे रहे हो इसके अंदर तो 3 3 9 5 15, हाँ जी 35। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 माइनस ये 105, 1 टाइम गया तो ये आ गया आपका 1। इसको आप सोल्व कीजिए, करिए क्या आता है। देखिए 70, इसमें से इसको निकाल दीजिए, 20 रह गया। 70 20 90, 100 एंड 105 डिवाइड में क्या है 105 इक्वल क्या होता है 1। 1 आप क्या जानते हो कि 1 एक धनात्मक पूर्णांक है या फिर नहीं है? सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया कि 1 एक पूर्णांक होता है, वो भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मतलब जो कि एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिख सकते हो जो कि एक पूर्णांक है ये बात समझ में आ गई ना? 3 को इससे डिवाइड किया कितना आया 35 और 35 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो कि एक पूर्णांक है। अतः कथन पी एन एन बराबर 1 के लिए सत्य है। अब मानते हैं, माना कथन पी एन एन बराबर एम के लिए सत्य है। आपने माना है कि ये कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो कथन में n बराबर m लग दीजिए और इक्वल में क्या आना चाहिए एक पूर्णांक। तो कोई भी एक नोटेशन मान लीजिए, लैम्बडा मान लीजिए, लैम्बडा होगा इक्वल के अंदर, उसको अपन मान लेते हैं कि जो कि एक पूर्णांक है। तो लिखिए 7 की पावर नहीं n की पावर m की पावर 7/7 प्लस m की पावर 5/5 प्लस 2/3 m की पावर 3 माइनस m/105। n बराबर m के लिए तो अपन ने सत्य मान रखा है। इसका मतलब ये जो है, इसको जब आप सोल्व करते हो n बराबर m के लिए, तो ये एक पूर्णांक आना चाहिए। मतलब ये बराबर होना चाहिए एक पूर्णांक के बराबर होना चाहिए। तो पूर्णांक अपन ने मान लेते हैं लैम्बडा अपन ने क्या मान लिया एक पूर्णांक। ये लैम्बडा हो गया। आप साइड में लिख दीजिए जहां लैम्बडा एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आप देखिए इस कथन को अपन देखेंगे n बराबर m+1 के लिए। कथन अब हमें सिद्ध करना है कि कथन पी एन एन बराबर m+1 के लिए सत्य है। ये आपको सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है। तो यहाँ पर m की जगह आपको रखना है m+1। तो एक बार इसको उतारिए, फिर देखते हैं।
हाँ जी, अब आप लोगों को साउंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों के लिए माइक अरेंज करवाया है। कहाँ चल रहे थे? कथन n बराबर m+1 के लिए अपन को सत्य सिद्ध करना है। तो देखिए, ये उतार लेना, उतार लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या रखना है, m की जगह m+1 रखना है। m+1 के लिए आपको इसको सिद्ध बताना है। सिद्ध कैसे बताओगे? यहाँ पर आप इसकी जगह m की जगह m+1 रखिए, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद यदि एक पूर्णांक आता है तो कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। अब यहाँ पर m+1 रखिए, m+7 रखिए। 1 मिनट में आता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ जी, अपना चल रहा था कथन n बराबर m+1 के लिए। अब इसके अंदर आपको रखना है m की जगह m+1 या फिर n की जगह m+1, तो रख दीजिए m+1 की पावर 7/7 प्लस m+1 की पावर 5/5 प्लस 2/3 की पावर इंटू m+1 की पावर 3 माइनस m+1/105। यही है ना? m की जगह अपन ने रखा है m+1 और बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब देखिए, आप लोगों ने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। कोई भी बहुपद है इस फॉर्म के अंदर है तो उसको आप कैसे एक्सपेंड करते हो, विस्तार करते हो, वो देखिए। मान लो m+1 की पावर m+1 की पावर n का आपको एक्सपेंशन करना है, तो ये बराबर होता है m की पावर n प्लस nc1 m की पावर n-1 प्लस nc2 m की पावर n-2। ऐसे ये चलता चला जाता है, ठीक है ना? लास्ट टर्म क्या आएगी? ncn और लास्ट में 1, ये इधर वाली टर्म की पावर n, या फिर कोई भी नंबर है a+b की। ये देखिए, आप पूरा ही बताते हैं आपको, कभी काम दे जाएगा इन फ्यूचर। यहाँ पर nc0 भी आप रख सकते हो। nc0 की वैल्यू होती है 1। तो ये देखिए, nc0 a की पावर m प्लस nc1 a की पावर n-1 डॉट b। ऐसे ही चलती जाइए, nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2, और ऐसे ही चलते जाइए ncn b की पावर n। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? तो इसको अपन को यहाँ पर अप्लाई करना है। n की जगह अपने पास है 7। अरे आवाज नहीं। तो रखिए, इस फॉर्मूला को यहाँ पर सेट कीजिए। nc0 मतलब 7c0 क्या होता है? 1। m की पावर 7, m की पावर 7, nc1 7c1, ये बराबर होता है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 डॉट फैक्टोरियल 7 माइनस 1। तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 डॉट फैक्टोरियल 6। ऊपर इसको अपन लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6
अपॉन फैक्टोरियल 6, ये चीज़ें आप जानते ही हो क्लियरली। तो ये हो गया 7 + 7, m की पावर 7 है, उसमें से एक कम हो जाएगा, m की पावर 6। अब देखिए NC2 क्या हो जाएगा, 7C2, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो ये आपका आ जाएगा क्या 42 आएगा क्या, सही है। हाँ यहाँ पर 2 भी आएगा, ये मिस्टेक हो गई, फैक्टोरियल 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये आ गया 3, 7 × 3 बराबर 21, 21 की पावर 5। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर सेट करना है और इसको एक्सपेंड कर देना है। प्लस M4 की टर्म में क्या आएगा, यहाँ पर अपना क्या है 1/7 है, वो कॉमन है, कॉमन ही है ना। हाँ अब रखेंगे अपन 2 रख दिया, NC3 रखेंगे, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये क्या हो जाएगा 7 - 3 4। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए, क्या आएगा भाई, 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ये हो गया 3 × 2, 6 से 6 35, 7 × 5 35, m की पावर 4। अब जो आएगी टर्म्स यही आएंगी, तो आप इसको लिख सकते हो, अब आप जब निकालोगे देखो NCM है, ये बराबर होता है NCM - N - M, इसके बराबर होता है। उस प्रॉपर्टी से अपन इनको भी निकाल लेते हैं, तो ये आता है 21, आप निकाल लेना, M3 + 7 M² प्लस क्या आ जाएगा M। एक्सपेंशन जब आप करके देखते हो तो ये बराबर आता है इसके, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप लोग करके देख लेना, वो ही आएगा। प्लस क्या है यहाँ पर, इसका एक्सपेंशन करो 1/5, यहाँ पर m की पावर 5। अब आपको करना है MC1 5C1, ये बराबर होता है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 4 1, ये आ गया 5M4। इसके बाद 5C2 आता है फैक्टोरियल 5, इधर 2 और इधर 3, ये किसके बराबर हो गया 5 × 4 10 के बराबर। आप करके देख सकते हो, इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन ये 2 × फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 5 2 जा 10 M3। अब देखिए इसके बाद जो 5C3 है, 5C3 ये बराबर होगा
5C1 के, 5C2 के, 5C2 10 था, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, NCM बराबर NCN-M, ठीक है ना। अपना क्या था 5C3, तो यहाँ पर 5C ये किसके बराबर होगा 2 के। 5 - 3 करते हो तो क्या आता है 5C2 के बराबर होगा 5C3। तो यहाँ पर ये है तो ये भी 10 ही आएगा M2, और यहाँ से 5C अब कौन सा निकालने है अपन को 5C4, ये बराबर किसके हो जाएगा 5C1 के। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको काम भी ले सकते हो। तो इसको जहाँ तक आगे चलते हैं वहाँ तक, फिर अपन को रिवर्स में इनका ही बैक वही आ जाता है। ये 5CM प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1। ये बातें तो आप लोग जानते हो, इनको ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। प्लस 2/3 M+1 का होल क्यूब है, वो तो आप जानते हो, M³ प्लस 3M² प्लस 3M प्लस 1, और इसके बाद जो अपनी टर्म आएगी वो आएगी, ये तो माइनस है ना, प्लस है, आगे चल करके माइनस M+1 या फिर M/105 प्लस 105। यहाँ से अपन क्या करते हैं, अब आप देखिए कि ये जो सारी टर्म्स हैं, सारी टर्म्स है 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी ये सारी टर्म्स है 5 से डिविजिबल है, यहाँ तक बिल्कुल है। यहाँ पर भी ये सारी की सारी टर्म, ये दोनों टर्म 3 से डिविजिबल है। तो अपन क्या करते हैं, जो डिविजिबल नहीं है उनको एक बार एक साथ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये टर्म ले लेते हैं, ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म, और यहाँ से ये वाली M वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। ले लीजिए, M की पावर 7/7 प्लस यहाँ से ये टर्म को ले लेते हैं M की पावर 5/5। देखिए अपना जो ये है, ये बनाना है अपन को, वहाँ पर अपन लैम्बडा रख देंगे जो कि एक पूर्णांक है, समझ रहे हो ना। अब 2/3 M³, 2/3 M³, फिर क्या चाहिए माइनस ये रहा, इसको भी ले लेते हैं M/105। ये आप जानते हो ये क्या है, एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखते हो 7M², वो अपन ने सही लिखा था क्या, अभी एक मिनट हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। अपन ने यहाँ पर एक गलती कर दी है, आपने जब एक्सपेंशन किया है तो ये 35 है, ये 2 टाइम आएगा यहाँ पर, वही मैं सोच रहा था क्या गलती हो रही है। यहाँ पर किया था आपने NC0, NC1, NC2, NC3, NC4। अब देखिए NC3 7C3 आया था अपना, 7C3 आया था अपना
35, ठीक है। अब अपन को निकालना है 7C4, ये बराबर होगा ना 7C4, ये बराबर होगा 7 - 4 - 3, इसी का करते हैं, ये बराबर होगा 7C4 के, नहीं 4 करेंगे तो ये बराबर होगा 7C3 के, मतलब 7C4 है वो 7C3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो अपना आएगा वो आएगा 35, ये आएगा 21 और जहाँ पर ये आएगा 7, बस, और सब कुछ ठीक है। मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, पता नहीं लग रहा कहाँ पर हुई है। आप लोगों को भी ऐसे ही नहीं पता चलेगा कहाँ पर गलती हुई है। अच्छा, ये सारी टर्म्स अपन ने एक साथ लिख दी। अब प्लस करके और देखिए जो रेशनल में नंबर्स हो सकते हैं वो देखिए 1/7 है, यहाँ से 1/7 सभी के अंदर आप देख रहे हो 7 से भाग जा रहा है सब में। एक जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा और जो लास्ट टर्म है उसके अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा। तो अपन लास्ट वाली टर्म्स को और लिख देते हैं एक साथ, 1/7 प्लस 1/5, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2/3 प्लस नहीं माइनस 105। इसका जब आपने सॉल्यूशन किया था 10, ये इसका n बराबर 1 के लिए तो क्या आया था, n बराबर 1 के लिए जब आपने किया था तो टोटल आया था आपके पास 1। आपको पता होगा इन सब का जब आपने कैलकुलेशन किया n बराबर 1 के लिए तो यहाँ पर 1 आया, इनका जो कैलकुलेशन है इसका मतलब ये भी एक पूर्णांक है और ये आपने मान रखा है ये एक पूर्णांक है। बाकी बचे हैं जो नंबर उनको और लिख लीजिए, प्लस ये हो गया 7 से डिवाइड कीजिए इसको, m की पावर 6 प्लस 3 m की पावर 5 प्लस 5 m की पावर 4 प्लस 5 m की पावर 3 प्लस 3 m की पावर 2 प्लस m। सब में अपन ने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दो। ये जो साइड वाली टर्म्स का तो अपन ने यूज में ले लिया है, जो बीच वाली टर्म्स है उनको और ले लो। तो क्या आ जाएगा, ये m हो गया प्लस ये तो अपन ने ले ली, ये वाली का हो गया m4, ये हो गया 2m³ प्लस 2m²। 5 से डिवाइड कर रहे हैं सभी को यहाँ पर, प्लस m प्लस यहाँ से 3 से 3 डिवाइड 2m² प्लस, हाँ 3 से डिवाइड किया तो m², 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2m², यहाँ पर 2m और इधर ये टर्म्स अपन ने यूज में ले चुके हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 से ये एक पूर्णांक है, ये 1 के बराबर है और m आपको पता है कि पूर्णांक होता है। m का आप इस पूर्णांक नंबर का स्क्वायर कीजिए या फिर किसी भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई कीजिए, वो अगेन एक पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ से इक्वेशन समीकरण 1 से आप लिख सकते हो, 1 से समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, देखिए समीकरण 1 से ये हो गया आपका लैम्बडा, इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है +1 के, और बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनको लिख लीजिए। m6 कितने टाइम है, एक टाइम, 1 टाइम। m की पावर 5 ये भी 1 टाइम है, 3m की पावर 5। m4 इधर नहीं है, 5m4 m³ 5m³ 5 और 2 7 7m³
एम स्क्वायर कितने टाइम है 3, M4 देखिए M4 एक ये रहा, तो यहाँ से M4 एक ये रहा, तो 5 और 1 6 M4। ये ऐसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इनको सबको एक साथ लिख सकते हो, ठीक है ना। सेवन M³ M स्क्वायर वाली टर्म्स को और लिख देते हैं 3 to 5 to 7 M स्क्वायर, M वाली टर्म्स 1 2 to 4 M, बाकी सब तो है ही। अब देखिए यहाँ से आप क्या बता सकते हो, चूँकि M एक धनात्मक पूर्णांक है, लैम्बडा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, जिसको जब आप सॉल्व करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पूर्णांक आएगा। अतः चूँकि लैम्बडा तथा M एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है। ये बात हो गई। अतः आप एक लाइन और लिख सकते हो, अतः कथन Pn क्या था, n की पावर 7/7 प्लस n की पावर 5/5 प्लस 2/3 n की पावर 3 माइनस n/105 प्रत्येक धन पूर्णांक n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए एक पूर्णांक है। ये उतार लीजिए। ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, लो फटाफट कर लेते हैं 5-7 मिनट में। ये उतार लो एक बार। अब देखिए इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 है, ये वाले एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते, तो इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो इनकी भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा इनमें से। फिर अपन देखेंगे कल पर या परसों में आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत। आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम आता है। अभी देखिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन बाहर थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो अपन कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया कल पढ़ते हैं। ये उतार लो। और एक बात आप लोगों को, ये क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल तो सारे मैंने करा दिए, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं और मुझे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ताकि मैं उसे आपको बता सकूं। ठीक है ना। सभी क्वेश्चनों को चेक करना, जो क्वेश्चन नहीं होता उसको मुझे बताना, मैं बताऊंगा।
आप लोगों को। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर अपन कल मिलते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है।